नमस्कार दोस्तों। सरकार एक विजन की होनी चाहिए, सरकार सबकी होनी चाहिए और सरकार जनता के लिए होनी चाहिए, जनता से होनी चाहिए। यही भारत का संवैधानिक लोकतंत्र हमें सिखाता है। लेकिन भारत में इस वक्त लोकतंत्र है कहां? यह सवाल खड़ा है और यह सवाल चारों तरफ बिखरा हुआ है। ऐसे मौके पे दो तस्वीरें देखने वाली बनती है। एक तस्वीर जो तमिलनाडु से आती है, जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रशेखर विजय जोसेफ ने शपथ ली और उन्होंने जब शपथ ली तो लोगों के चेहरे पर खुशियां थीं। लोग मस्ती कर रहे थे, सड़कों पर झूम रहे थे, कोई किसी पर हमले नहीं कर रहा था, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, कोई किसी को गाली नहीं दे रहा था, कोई किसी का घर नहीं जला रहा था, मोहब्बत बांट रहा था। क्योंकि जिस समय विजय ये शपथ ले रहे थे, तस्वीर है उसी समय की, क्योंकि एक मोहब्बत का जो पैगंबर है वो राहुल गांधी उस विजय के साथ में खड़ा था। जो विजय एक एक्टर से और वास्तविक एक्टर बना है, असली अभिनेता बना है जनता के बीच। जी हां, उस अभिनेता ने तमिलनाडु जैसी एजुकेटेड और अच्छे राज्य में समझदार लोगों के बीच वह जगह बनाई जो जनता चाहती थी। वहां की जनता ने जाति पर किसी को नहीं चुना, वहां की जनता ने धर्म पर किसी को नहीं चुना, वहां की जनता ने विजन पर चुना, जेनजी ने चुना। वही जेनजी जिसको लेके भारत के नेता प्रतिपक्ष बार बार जागने का आह्वान करते हैं, उनको उनके भविष्य की याद दिलाते हैं। लेकिन जहां लोग नहीं समझते हैं वहां उनको और उनके सारे परिवार को, सबको नुकसान उठाना पड़ता है, समाज को और देश को नुकसान उठाना पड़ता है। तो यह तस्वीर थी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो खुद ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। ऐसा मुख्यमंत्री बना है जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री समेत वही दल जिसका आज वो मुख्यमंत्री है, वही कह रहा था ये तो महाभ्रष्ट है, महाचोर है, महा न जाने क्या क्या है। और ऐसी स्थिति में उसी चोर को वो मुख्यमंत्री बना देता है। जी हां, ये सब करता है और राज्य में जगह जगह हिंसा हो रही होती है। कहीं घर जलाए जा रहे होते हैं, कहीं कुछ और जलाए जा रहे होते हैं। और जब ये देख लीजिए कैसे जलाए जा रहे हैं। अब आप सोचिए, ये जिनके घर जलाए जा रहे हैं वो भी बंगाल के निवासी हैं, भारत के ही नागरिक हैं। जिनको मारा जा रहा है, जिनकी हत्याएं की जा रही हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं और बंगाल के निवासी हैं, बंगला भाषी हैं, बंगला मानुस हैं। और इसी तरीके से वहां पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिनके दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, सब कुछ वो सब बंगाली है और बंगला भाषी है। तो अब आप समझ सकते हैं, अपने ही लोगों को मार करके जश्न मनाने का सिर्फ शैतान ही काम कर सकता है और कोई तो नहीं कर सकता है। तो वो शैतानी काम हो रहा है पश्चिम बंगाल में। और इसी तरीके से भाजपा एक दूसरी जगह जीती है, असम। और उस असम में 10 साल से उसकी सरकार, वहां पर भी इसी तरीके से समुदाय विशेष के लोगों पर, आदिवासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनकी जल जमीन जंगल सब हड़पे जा रहे हैं और यह सब कुछ हो रहा है। वहां पर भी नफरत की बातें फैलाई जाती है, नफरत की जाती है। तमिलनाडु में तो नहीं होता है, केरल में तो नहीं होता है। क्यों? क्या केरल में कम है हिंदू या तमिलनाडु में कम है? तो अब आप सोचिए, जहां पर इतनी भारी तादाद में, जहां मुसलमानों से, ईसाइयों से सबसे ज्यादा हिंदू ही है, बावजूद इसके
वहां एक ऐसा लड़का मुख्यमंत्री बना है, जंजी मुख्यमंत्री बना है, जिसकी मां हिंदू है, पिता ईसाई है। वहां लव जिहाद नहीं कहा गया, वहां धर्मांतरण नहीं कहा गया, और वहां और भी बहुत कुछ नहीं कहा गया। तो वो लड़का वहां के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालता है, और जब वो कुर्सी संभालता है तो संदेश देता है कि ये नया दौर है, और इस दौर में यह धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय पर आधारित युग की शुरुआत है। तो जब यह वो कहते हैं धर्म निरपेक्ष और सामाजिक न्याय पर, वही जो राहुल गांधी बार बार बताते आए, यानी वो ये नहीं कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम नफरत फैलाएंगे, हम किसी को खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, नहीं। वो सीधी सी बात कर रहा है, जनता की बात कर रहा है। तो वो कहता है अपने संबोधन में, यह एक नई शुरुआत है, अब वास्तविक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय पर आधारित नए युग की शुरुआत हो गई है। जी हां, वो यह घोषणा करता है, और जब यह घोषणा करता है उसके साक्षी बनते हैं भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। वो ड्रामे नहीं कर रहे होते, वो मंच पर जाके लेट नहीं जाते हैं, साष्टांग नहीं कर जाते हैं। वो कपड़े पहन के रंग बिरंगे ड्रामे वाले वो दिखाते नहीं, अपनी ही तरह से अपनी ही स्टाइल में वो निकलते हैं, और वैसे ही जाते हैं और वैसे ही आगे बढ़ लेते हैं। राहुल गांधी इसके बाद में वो संदेश दे के जाते हैं कि शुरुआत जनता से कर देना। तो पहले ही समय में राहुल गांधी के सामने वही मंच से वो चंद्रशेखर विजय जोसेफ साइन करता है वह आदेश, जिसमें 200 यूनिट बिजली वहां के निवासियों को फ्री में मिलेगी, जिससे कि गरीब से गरीब आदमी भर की जरूरत की बिजली उसे मुफ्त मिल जाए। उसके बाद बढ़ेगी तो आपसे पैसा लिया जाएगा जी। और इसी तरीके से वो सबके लिए आगे बढ़ने और करने का काम करता है। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, तो महिलाओं के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का आदेश करता है। तो 2 आदेश तुरंत साइन राहुल गांधी के सामने कर देते हैं। एक महिला सशक्तिकरण का, नारी वंदन का, जो झूठा नारी वंदन नहीं है, ड्रामे वाला नहीं है, करने वाला है। और दूसरा राहत देने वाला है कि आप कम से कम पंखा चला सको, बल्ब जला सको, इतने भर की सुविधा हम देंगे, इसके आगे फिर आप करना जी। वो यह भी बता देता है कि 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में मुझे मिला है तमिलनाडु, इतने बड़े कर्ज में समाया हुआ तमिलनाडु मिला है, इसको हमें समृद्ध करना है, उसकी दिशा में काम करना है। तो अब आप सबको मिलकर साथ देना होगा, क्योंकि अपना तमिलनाडु बनाना है, वही धर्मनिरपेक्ष, वास्तविक धर्मनिरपेक्ष। जी हां, यह संदेश है अपने आप। तो यही आइडिया ऑफ इंडिया है जो राहुल गांधी के साथ दिखा, और नरेंद्र मोदी के साथ पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया था आपको। वो डिस्ट्रैक्शन वाला, तोड़ देने वाला, एकता अखंडता को खत्म कर देने वाला, नफरत और हिंसा वाला। जी हां, मणिपुर में जीती गई जो है सीटें थी वो चोरी कर ली गई थी, और बीजेपी ने सरकार बनाई और आज तक मणिपुर जल रहा है। इसी तरीके से आप देखें असम को जला रहे हैं, इसी तरीके से पश्चिम बंगाल आपके सामने। और आप सोचते होंगे पश्चिम बंगाल यूं ही जीत गए, नहीं, अभी आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी कर्नाटक जाते हैं और वहां कहते हैं कांग्रेस ने डीएमके की पीठ पर छुरा भोंक दिया, धोखा दे दिया। बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं। तो एक आता है कि क्या सचमुच राहुल गांधी ने धोखा दे दिया? तो पता चलता है नहीं भाई। यदि आप जाएंगे 60-70 के दशक से भी, तो डीएमके कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं होती थी, लेकिन 1971 में
वो कांग्रेस के साथ आई जब इंदिरा गांधी एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थी। और जैसे ही सन 77 की सरकार बनने की बारी आई, वो डीएमके कांग्रेस को छोड़ के चली गई जनता पार्टी के साथ में। और उसके बाद में 1980 में फिर कांग्रेस आई तो वो कांग्रेस के साथ आ गई और जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। और 1989 में उसने फिर कांग्रेस का साथ छोड़ा और भाजपा के साथ आके खड़ी हो गई। और उसके बाद में आगे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो पूरा साझेदार रही। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस में साझेदार हो गई। तो अब आप समझ लीजिए वो डीएमके, अब एआईडीएमके के साथ में नरेंद्र मोदी ने समझौता कर लिया तो डीएमके के पास और कोई रास्ता था नहीं, तो कांग्रेस के साथ आ गई। और अब जब राहुल गांधी कह रहे थे कि विजय के साथ में हम बैठ करके बराबरी में सम्मान के साथ समझौता कर, तो डीएमके को पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, कांग्रेस सहयोगी थी, उसने बात मान ली। लेकिन जनता ने संदेश दिया, जनादेश दिया कि नहीं, हम विजय के साथ। जब उसने विजय के साथ कहा तो कांग्रेस ने जनता का सम्मान करते हुए, उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए विजय का साथ दिया। तो छुरा किसने भोंका? छुरा भोंकना होता है जब जनता की भावनाओं के विपरीत आप सरकार चोरी कर लेते हैं, जनता की भावनाओं के विपरीत आप वोट चोरी करते हैं, ये छुरा भोंकना होता है। और छुरा भोंकना भी दिखाते हैं आपको बंगाल में। ये आप एक खबर देखिए, बंगाल में राम की जीत में, इसमें यह है पूरा, ये देखिए, बंगाल में राम की जीत में वाम का हाथ, आखिर क्यों कम्युनिस्ट वोटरों ने चुनी भगवा की राह। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें एक चीज आती है जो बहुत बड़ी चीज है, राज्य में ए बार राम पोरे बाम, यानी इस बार राम और अगली बार वाम। तो ये कहते हुए वामपंथियों ने उन्हें समर्थन दिया। अब यही नहीं, ये आप देखिए, जैसे ही वहां बीजेपी की सरकार बनी वैसे ही ये विज्ञापन का देखिए, तो 15 साल बाद है कि वहां पर माकपा, यानी जो है कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी, उसको जो है मुखपत्र पर विज्ञापन दिया गया 15 साल बाद, पहले पन्ने पर। किसने दिया? शुभेंदु और मोदी ने। तो पहले पन्ने पर यह विज्ञापन वामपंथियों को दे रहे, तो पीठ में छुरा कौन भोंक रहा है? पीठ में छुरा भोंकने वाले यही लोग हैं कि जब फायदा होता है तो वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों एक होके खड़े हो जाते हैं। यही बात मैंने आपको केरल के बारे में बताई थी कि केरल में कैसे, केरल में भाजपा का खाता खोलने का काम वामपंथियों ने ही किया और उसके बाद में आरोप दूसरों पे लगाते हैं। ममता बनर्जी ने भाजपा का खाता खुलवाया था बंगाल में, और इसी तरह नीतीश कुमार ने खाता खुलवाया था भाजपा का बिहार में। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने भाजपा को राह दी थी और उन्हें भाजपा ने ही जितवाया था। पहली बार मुख्यमंत्री भी बनवाया और मंत्री भी पहली बार बनवाया। तो अब आप समझ सकते हैं, जो लोग यह कहते हैं मायावती को पहली बार किसने बनवाया? भाजपा ने ही बनवाया मुख्यमंत्री। तो इसी तरीके से यदि आप जाएंगे तो तमाम जगह आपको ये देखने को मिलेगा। तो वही स्थिति आज देखने को मिल रही। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा से अकेले कांग्रेस है लड़ सकती है, कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही है जो भाजपा के साथ नहीं जा सकती है। देश के अंदर सिर्फ दो ही राजनीतिक विचारधाराएं, तो वो देखने को मिल रहा। आज पूरे भारत में भाजपा के अतिरिक्त सिर्फ 7 राज्य बचे जहां भाजपा नहीं है, और वो 7 राज्य कौन है और कैसी स्थिति है, इसको भी देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कब्जा किया है, उसके बाद आपको भी पता रहना चाहिए कि अब लड़ कौन रहा है।
तो उन 7 राज्यों में से 4 में सीधे कांग्रेस है सत्ता में, और 3 में वो अपने सहयोगी दलों के साथ है। ये आप देख लीजिए, ये नक्शा मैं दिखा रहा हूं, पॉलिटिकल नक्शा। ये जहां जहां नीला है वहां कांग्रेस है, और नहीं तो उसके सहयोगी दलों से। तो अब आप समझिए यह स्थिति, एक आम आदमी पार्टी का पंजाब में सत्ता है जो कांग्रेस से अतिरिक्त और जो भाजपा के निकट है। तो अब आप समझ लीजिए ये वही है, कांग्रेस अगर अकेले होगी तो हराएगी भाजपा को और ला करके सेकुलर 100% वास्तविक सेकुलर लोगों को खड़ा करेगी, उन्हें राजनीति में लाएगी। कांग्रेस ने सेकुलर होने के कारण जेएमएम को वहां सरकार सौंपी, और इसी तरीके से कांग्रेस ने सरकार सौंपी जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला। लेकिन यदि उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो उनके पिता भी बीजेपी के साथ गए थे, और जेएमएम की बात करेंगे तो शिबू सोरेन भी बीजेपी के साथ गए थे। यह इतिहास है। लालू प्रसाद यादव भी बीजेपी के साथ गए थे, कांग्रेस तो किसी के साथ नहीं गई। तो ऐसी स्थिति में सोचना आपको है, जब जब ये लोग गए और उसी का नतीजा हुआ कि भाजपा ज्यादा मजबूत होकर सत्ता में आ गई, फिर उसने धीरे धीरे इन सारी पार्टियों को खत्म किया और खुद पूर्ण सत्ता में आ गई। इसलिए जानने की जरूरत। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होनी चाहिए। हम पिछले करीब 70 दिनों से यह नहीं देख रहे हैं कि देश के अंदर क्या हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, क्या हालात, क्योंकि सब चुनाव में व्यस्त है, सरकार पूरी उसी में लगी हुई। चुनाव खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी तुरंत दूसरे राज्यों में चुनाव में लग जाती है, क्योंकि उसे देश से मतलब नहीं है कि देश का क्या हो, बेड़ा गर्क। वहां तो वो नफरत से जीतेंगे, वो ये जानते हैं, हिंसा करा के जीतेंगे, झूठ बोल के जीतेंगे, तो वही कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से आए तो अब 3 राज्यों में और चले गए। तो अब जब यह खेल होता है तो उसी स्थिति में जानना चाहिए, दुनिया में वैश्विक संकट है, ऊर्जा का संकट इतना गंभीर हो गया है कि हर चीज में इजाफा हो रहा है। जो रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें हैं उनमें भी 50% से लेकर के 125% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 1600 रुपए से बढ़ के 3200 रुपए हो चुका है, 3200 से भी ज्यादा। और इसी तरीके से घरेलू सिलेंडर बढ़ चुका है, पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, और दूसरे तमाम संकट पैदा हो रहे हैं। तमाम जगह उपलब्धता के अभाव में स्थिति यह है, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो रही और सब कुछ बंद हो रहा है, रोजगार छिन रहे हैं, आईटी सेक्टर तबाह हो रहा है। तो जब सब कुछ हो रहा है तो युवाओं को जनजी के लिए बचा क्या? बस नारे लगाइए मोदी के, नफरत के, जय श्री राम के, हिंसा कीजिए, नहीं, यही तो आपने किया है। तो यह स्थिति कर दी है, और यह स्थिति कर दी है तो आज बेरोजगारों की संख्या इस देश के अंदर 100 करोड़ हो गई है, यानी 100 करोड़ बेरोजगारों का देश बन गया। 100 करोड़ बेरोजगारों के देश में आप उम्मीद करते हैं तो कुछ अच्छा चलेगा? ये भाजपाई हो गए। तो अब आप सोचिए आपने क्या चुना है। तो सही निर्णय का वक्त है, उस तरफ बढ़िए और आप अपने को, देश को, सबको बचा लीजिए, क्योंकि सब इस देश के नागरिक हैं और यह देश सबका है, बराबर है। जय